हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और चलिए आज का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन में बहुत प्रेवलेंट है। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे वो है टाइफाइड। चलिए टाइफाइड बताइए किससे होता है, साथ में रिवाइज करना है। टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का ट्रांसमिशन किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। टाइफाइड का ट्रांसमिशन मॉस्किटो से नहीं होता है। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को? विडाल टेस्ट। चलिए टाइफाइड के आप बताइए सिम्टम्स क्या होते हैं। टाइफाइड में देखिए हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट में, उसके अब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, यही सारे सिम्टम हैं। चलिए सेकंड डिजीज है, उसका नाम है न्यूमोनिया। तो आप बताइए न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं? देखिए बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है। बैक्टीरिया कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। न्यूमोनिया में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं बताइए। न्यूमोनिया में देखिए पेशेंट के हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, रिगर हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। और न्यूमोनिया बताइए ट्रांसमिट किससे होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। यानी पेशेंट जो कफ और स्नीज करेगा उससे ड्रॉपलेट बनेंगी, और अगर कोई दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन, उसको इनहेल करेगा तो उससे क्या होगा? उसके भी न्यूमोनिया। थर्ड नंबर की डिजीज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन से बैक्टीरिया से होता है? राइनो वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं होता है। इसलिए कोल्ड के पेशेंट में स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करते। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट में वर्क करेगी? बैक्टीरिया के। तो कॉमन कोल्ड हो रहा है वायरस से, इसलिए एंटीबायोटिक नहीं देते। बताइए पेशेंट में क्या सिम्टम होंगे कोल्ड के? देखिए रनी नोज हो सकती है, रेड आईज हो सकती हैं, आईज से भी, और वाटरी आईज हो सकती हैं, यही सारे सिम्टम होते हैं। नेजल कंजेशन होता है। चलिए फोर्थ नंबर की डिजीज है मलेरिया। मलेरिया होगा किससे? एक प्रोटोजोआ से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं, जैसे फाल्सीपेरम, ओवेल, मलेरी। इन सब का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इसलिए पेशेंट में हम पहले देखते हैं कि मलेरिया कौन सी स्पीशीज से हुआ है, प्लाज्मोडियम की से। इनमें एक स्पीशीज है फाल्सीपेरम जो मलिग्नेंट मलेरिया करती है। ये बहुत सीवियर मलेरिया होता है, इसमें पेशेंट के सीवियर सिम्टम्स होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है मलिग्नेंट मलेरिया। अब मलेरिया के जैसे ही, अब मलेरिया के सिमिलरली जैसे दो डिजीज के बारे में और मैं आपको बताऊंगा, डेंगू और चिकनगुनिया। जैसे मलेरिया किससे हुआ है? आपके प्रोटोजोआ से, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं आपके वायरस से। डेंगू होता है डेंगू वायरस से, और चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस से। इनको हमने यहाँ क्यों शामिल किया है? क्योंकि इनका वेक्टर भी मॉस्किटो है, इसलिए। जैसे डेंगू किससे होगा? एडीज मॉस्किटो से। अब देखिए मलेरिया का लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मलेरिया मॉस्किटो बाइट से हो रहा है। मॉस्किटो से ह्यूमन में क्या आएगा? स्पोरोजोइट। याद रखना है इस फॉर्म को। तो इस प्रोटोजोआ की कौन सी लाइफ फॉर्म है जो ह्यूमन में आती है? स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट आपके पहले आती है लिवर में, लिवर के बाद आती है आपकी आरबीसी में, और आरबीसी को ये डिस्ट्रक्ट करती है, और एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। इस हीमोजॉइन टॉक्सिन की वजह से ही पेशेंट में जो मलेरिया के सिम्टम आते हैं, क्या आते हैं? हाई ग्रेड फीवर है, रिगर है, चिल्स है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं हीमोजॉइन की वजह से। तो आरबीसी रप्चर के बाद में जो मलेरिया का पैरासाइट अब बनाएगा गैमीट, तो गैमीट्स कहाँ बने? ह्यूमन बॉडी में। अब जब इन्फेक्टेड पर्सन को आपका मॉस्किटो वापस से बाइट करेगा, तो वो इन गैमीट्स को ब्लड के साथ में लेगा। इन गैमीट्स का मॉस्किटो के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और वापस से अब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और वापस से स्पोरोजोइट फॉर्म बनेगी। तो फिर ये मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट ट्रांसफर करेगा। तो हमें यही याद रखना है कि ऐसी कौन सी लाइफ फॉर्म है प्रोटोजोआ की, इस प्लाज्मोडियम की, जो ह्यूमन में आएगी? स्पोरोजोइट। और ह्यूमन से मॉस्किटो में क्या जाएगा? गैमीट। गेम्बूजिया फिश के बारे में आपने सुना होगा। ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल में, मॉस्किटो कंट्रोल में काम में आता है। ये मॉस्किटो के लार्वा को ईट करती है, इसलिए इसको पॉन्ड्स में डाल देते हैं ताकि मॉस्किटो के लार्वा को ईट करे, और ताकि मॉस्किटो की पॉपुलेशन ना बढ़े। यही तरीका है। देखिए जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं उनके कंट्रोल का एक तरीका है कि आप वेक्टर को कंट्रोल करें। अगली डिजीज क्या है? अमीबिएसिस। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या करता है? अमीबिएसिस में क्या होता है? पेशेंट में क्या सिम्टम आते हैं? डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है? पेशेंट में जो लूज स्टूल होता है, और लूज स्टूल के साथ में क्या होगा? उसमें पेशेंट में लूज स्टूल के साथ में म्यूकस और ब्लड आएगा। यस। चलिए
अब बताइए अमीबिएसिस, अब बताइए अमीबिएसिस का ट्रांसमिशन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, जैसे टाइफाइड का हुआ था। और इसका वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाइज। इसीलिए कहते हैं हम कि अपने खाने को, खाने पीने की चीजों को ढक के रखना चाहिए, उसमें मक्खियां नहीं बैठे, क्योंकि हाउस फ्लाइज बहुत सारी डिजीजेस में वेक्टर का रोल प्ले करती हैं। अगली डिजीज है जिसका नाम है एस्केरियसिस। किससे होगी? एस्केरियस से। आपको जानते हैं निमेटोड है। ये भी किससे होगा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। ये सारी जो डिजीज है आप देखिए, अमीबिक डिसेंट्री हो गई या आपका एस्केरियसिस हो गया, देखिए इनमें सब में जीआई सिम्टम्स मिल रहे हैं। और जनरली जीआई सिम्टम्स वाली डिजीज किससे होंगी? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अगली डिजीज है फाइलेरियसिस या एलिफेंशियसिस। आपने डायग्राम में देखा है, एक पर्सन बैठा है चेयर पे, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है कि जिसका एक लेग बहुत स्वॉलन है, जो एलिफेंट लेग हम बोलते हैं, और जेनाइटल्स में भी क्या है? स्वेलिंग है। ये किससे होगा? वुचरेरिया, फाइलेरिया वर्म से। और मेनली ये क्या करता है? लिम्फेटिक वेसल को, ये जो आपका फाइलेरिया वर्म है, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो लिम्फेटिक वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करने से, जैसे ही आपका लिम्फ फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो उससे जो आपके जो लेग में स्वेलिंग है वो इस वजह से आती है। ठीक है, इसका वेक्टर भी क्या है? मॉस्किटो। रिंग वर्म, दांत खाज, खुजली, इसके बारे में हम जानते हैं किससे होगा? फंगस से। बैक्टीरिया वायरस से तो नहीं होगा। और इसके फंगस का क्या नाम है? ईएमटी। ठीक है, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन। अब देखिए, चलिए हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया, तो बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ना है। अब बॉडी में आपको जो डिजीजेस से प्रिवेंट कौन करेगा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट और अक्वायर्ड। इन्नेट से क्या है? जो बर्थ से आएगी। और अक्वायर्ड क्या है? जो बर्थ के बाद आप अक्वायर करोगे। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होगी? स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में नहीं होती, ये सबके लिए बराबर है, भेदभाव नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ। जैसे कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन। फिजिकल जैसे कि आपकी स्किन है या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन आपके जीआई ट्रैक को आपके लाइन किए हुए है। फिजियोलॉजिकल जैसे कि टीयर है या आपका सलाइवा है, स्वेट है, जो भी फिजियोलॉजिकल आपके जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। या सेल्यूलर हो सकती है, जैसे आपकी मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, या आपकी एनके सेल हैं। और कुछ स्पेशल सेल जब हम पढ़ेंगे, बी और टी लिम्फोसाइट, ये क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है। इसके अलावा आते हैं साइटोकाइन भी इसका पार्ट है। देखिए वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करती है? बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, इनका नाम है साइटोकाइन। ये भी आपकी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि बर्थ के बाद आती है, बर्थ के साथ नहीं आती है। ये स्पेसिफिक होती है, यानी पैथोजन के स्पेसिफिक होगी। इसमें स्पेशल फीचर क्या है? मेमोरी। यानी जैसे ही आपका पैथोजन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो स्टार्टिंग जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है बहुत स्लो आता है, यह है प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर प्राइमरी, अब जब सेकंड टाइम में वही पैथोजन जैसे ही आपके इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आएगा, तो सेकंड रिस्पॉन्स आपका बहुत फास्टर और इफेक्टिव आता है। इसको हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। इसका रीजन क्या है कि जब आपका पैथोजन पहली बार आपकी बॉडी के इम्यून कांटेक्ट में आया था, तो आपकी बॉडी ने मेमोरी बना ली थी, उसको याद कर लिया था कि अब आ तो अगली बार। और जैसे ही वो अगली बार आएगा, तो आपकी बॉडी उसको फास्टर, आप मतलब पहले से लोग खड़े कर रखें। जैसे होता है ना कि अगर कहीं पे, अगर किसी लड़ाई की पहले ही संभावना हो, तो पहले ही हम लोग डंडे भाले लेके लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं। वैसे ही आपकी मेमोरी वर्क कर रही है कि पहले से ही लोग खड़े कर दिए, तू आ और अब हम तुझे देखते हैं। इसमें दो तरह की हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। बी के बारे में हमें क्या याद रखना है? क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? ब्लड में, इसलिए क्या कहते हैं इसको? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी सेल क्या है? देखिए कुछ बनाने में भरोसा नहीं रखती है। टी सेल कहती है मैं जाऊंगी और लड़ूंगी। तो टी सेल खुद से जाके उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसका क्या नाम है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन अपनी बॉडी के लिए एक नुकसान भी ये करती है, वो है ग्राफ्ट रिजेक्शन। जिन पेशेंट में मान लीजिए लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो किसी डोनर का लिवर किसी रेसिपिएंट के आपने लिवर की जगह आपने लगा दिया। अब आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल जो उसको अटैक करेगी, वो कौन है? आपकी टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में इनका रोल है टी लिम्फोसाइट का। चलिए देखिए, इम्यूनिटी भी दो तरह की होगी। कि देखिए एक्टिव इम्यूनिटी, जब आपका बॉडी खुद से लड़ाई करे, वो है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, कोई पैथोजन आया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपकी बॉडी खुद से लड़ेगी, ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी।
या वैक्सीनेशन में भी जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, कि वैक्सीनेशन में नॉर्मली क्या होता है कि हम डेड पैथोजन, या तो कोई पैथोजन को हम क्या कर देते हैं, डेड कर लेते हैं या उसको वीक कर लेते हैं, कि जिससे कि वो डिजीज कॉज नहीं कर सके। उस प्रोटीन को, उस एंटीजन को हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में इंसर्ट करते हैं। हम जो मेमोरी, जो हमने अक्वायर्ड में मेमोरी जो पढ़ा है उसका यूज करते हैं हम वैक्सीनेशन में। तो जैसे ही जब एंटीजन, जो भी वीक पैथोजन का एंटीजन जैसे ही अपनी बॉडी में आया, वैक्सीनेशन के थ्रू आया, अपनी बॉडी क्या समझती है कि पैथोजन आ गया है। अब अपनी बॉडी उसको क्या कर लेगी, याद। अब जब अगली बार सचमुच में वो पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, तो मेमोरी, तो आपकी बॉडी उसको याद करेगी, मेमोरी कि यार इसको पहले से देखा है, और आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होगा, एनामनेस्टिक। तो इस तरह से क्या वैक्सीनेशन भी एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है। और एक होती है अपनी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी देखिए हमको कैसे मिलेगी, कि मदर से बेबी में सीधा एंटीबॉडीज आ गई। क्या बेबी की एंटीबॉडी ने कोई काम किया, नहीं। या मदर मिल्क से बेबी में एंटीबॉडी सीधे आ गई, क्या बेबी की बॉडी ने यहाँ भी काम किया, नहीं। तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। और अभी मैं आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ा रहा था, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि किसी भी पैथोजन का कोई प्रोटीन निकाल लिया या पैथोजन को वीक करके आपने बॉडी में डाल दिया, तो वो जो प्रोटीन है या वीक पैथोजन है वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी में मेमोरी बनवा जाएगा। तो जब असली में पैथोजन आएगा तो आपकी बॉडी तैयार है पहले से ही एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स के लिए। ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होता है, जैसे टिटनस में और स्नेक बाइट में। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है, पॉलीवेलेंट एंटीवेनम होता है। यानी जो स्नेक का वेनम है उसके अगेंस्ट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हम देते हैं। ये पार्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन के। जैसे कि टिटनस में भी हम क्या देते हैं, टिटनस एंटीटॉक्सोइड, यानी जो टिटनस का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, वो टॉक्सिन सीक्रेट करेगा। इन टॉक्सिन के अगेंस्ट में पहले से ही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देंगे, उसको क्या बोलते हैं, टिटनस एंटीटॉक्सोइड। चलिए अब हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हैं, कि जो अभी हमने पढ़ा टी और बी लिम्फोसाइट, वो ऑर्गन जिनमें इनका प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। मेन कौन है, दो हैं, आपकी बोन मैरो और आपका थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां बाद में मिच्योर होने के बाद में जहां ये लोग रहेंगे, यानी बाद में जहां बॉडी की रखवाली करेंगे, वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। चलिए अब देखिए आपकी जो बी सेल हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। उनका डेवलपमेंट, उनका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। लेकिन टी के साथ में मामला अलग है। टी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। मैच्योरेशन स्टार्ट कहाँ हुआ है, बोन मैरो में, लेकिन फाइनल मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। बी से बी लिम्फोसाइट और बी से बोन मैरो, और टी से टी लिम्फोसाइट और टी से थाइमस। वेट, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, जब आपने देखो कभी कभी टॉन्सिलाइटिस, हम बोलते हैं कि टॉन्सिल बढ़ गए हैं, तो बेसिकली टॉन्सिल क्या है, आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिलाइटिस कब होता है, कि देखिए अगर कोई बॉडी का इन्फेक्शन है और आपके वो टॉन्सिल तक गया है, तो जो टॉन्सिल में आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उससे लड़ेंगी, तो आपके टॉन्सिल में स्वेलिंग आ सकती है, जो उसको अक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसी तरह लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स और माल्ट। हम अपेंडिक्स को वेस्टिजियल मानते हैं, लेकिन अपेंडिक्स का एक फंक्शन है कि वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। चलिए देखिए माल्ट क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आपकी बॉडी में जो म्यूकोसा है, आपके ब्रोंकस में है, आपके जीआई ट्रैक में है, उससे रिलेटेड जो लिम्फोइड टिश्यू है, ये कुल मिला के जो आपके लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% बनाता है। इसी तरह पेयर्स पैचेस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। स्प्लीन के बारे में आप जानते हैं, स्प्लीन कहाँ होती है, आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में। फाइनल ईयर में मेडिसिन में हमको स्प्लीन को पाल्पेट करना होता है। कभी कभी क्या होती है, स्प्लीन बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगैली। राइट साइड में होता है लिवर और लेफ्ट साइड में क्या होती है, स्प्लीन। स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में। इसके अलावा इसका जो इम्यून फंक्शन भी है स्प्लीन का। ठीक है। चलिए एड्स के बारे में आपको पता ही होगा। एड्स किससे होता है, एचआईवी से। एचआईवी क्या है, एक रेट्रोवायरस है। यानी रेट्रोवायरस कौन होता है, जो आरएनए वायरस हो, यानी
आरएनए वायरस क्या करेगा, जैसे ह्यूमन सेल में आएगा अपना आरएनए इंसर्ट करेगा और आरएनए से क्या बनवाएगा, डीएनए। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमने पढ़ा है ना ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस, क्योंकि उल्टा है ये। इसके बाद अपने डीएनए को जो ह्यूमन की सेल के अंदर डीएनए उससे जोड़ेगा और जोड़ने के बाद में अपने खुद के वायरस बनवाएगा, फैक्ट्री की तरह काम मिलेगा। ठीक है, तो एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन उसकी दो कॉपियां होती हैं, यानी एक से इसका मन नहीं भरता है, तो क्या होती हैं, दो कॉपियां। एड्स किससे फैलता है, देखिए तो जनरल नॉलेज का सवाल है, एड्स कैसे फैलेगा, आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगा और आईवी ड्रग अब्यूजर में, कि जो लोग इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज करते हैं, तो एक सिरिंज से ही बहुत सारे लोगों ने ड्रग ले ली, उससे भी एड्स फैल सकता है। जहां पे भी बॉडी फ्लूइड कॉन्टेक्ट में आएंगे वहां से होगा एड्स। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर से बेबी में भी हो सकता है आपका एड्स, एचआईवी। ठीक है, अब देखिए एड्स कैसे वर्क करता है, एड्स में क्या होता है, देखिए एड्स जो मैंने आपको अभी बताया कि जो पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर वायरस बनवाता है, फैक्ट्री बनती है, वो हो कहाँ रहा है, आपके मैक्रोफेज के अंदर। एड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अगर एड्स पेशेंट में आपको ये देखना हो कि एड्स का इन्फेक्शन की एचआईवी का इन्फेक्शन कितना ज्यादा है, यानी पेशेंट की हालत कितनी खराब है, किससे देखते हैं, टी हेल्पर सेल के नंबर से। जितना ज्यादा इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है टर्मिनल स्टेजेस में टी हेल्पर का नंबर हो जाता है बहुत कम, तो टी हेल्पर सेल को मेन डिस्ट्रॉय करने का काम है। टी हेल्पर सेल अभी हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी की किस में काम करती है, इम्यूनिटी में, टी सेल का एक पार्ट है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी हो जाएगी कम तो बॉडी में बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, इन्फेक्शन, मेनली जैसे एड्स पेशेंट में क्या होता है, टीबी हो जाता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी नॉर्मल पर्सन में लोग नहीं होते, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी अगर इतनी कम हो जाती है तो इन्फेक्शन एड्स एचआईवी वाले पेशेंट में होने लग जाते हैं। और टेस्ट का क्या नाम है, एलिसा। एड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है, आप एमबीबीएस में जाके पढ़ेंगे। चलिए अगला कैंसर। कैंसर के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको पता होगी कि देखिए हमारी सेल के अंदर क्या प्रॉपर्टी मिलती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई, सपोज कीजिए कि ये आपकी स्किन है और ये स्किन की सेल मान लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी इंजरी हुई, अब जैसे ये सेल ग्रो करने लगेगी, ये सेल डिवाइड करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी, जैसे ये दोनों सेल कांटेक्ट में आएंगी यहाँ पे सेल डिवीजन रुक जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट इनिबिशन। जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं सेल, इनिबिट हो जाती हैं, उनका सेल डिवीजन। लेकिन कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यानी कांटेक्ट इनिबिशन हो गया खत्म, अब वो अनइंटरप्टेडली उनमें क्या होगा, सेल डिवीजन, तो वो ट्यूमर फॉर्म कर लेती हैं। ट्यूमर आपका बिनाइन भी हो सकता है और मलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन जैसे आपने मोल्स देखे होंगे कि कई लोगों के बर्थ से ही उनके फेस पे, बॉडी पे बहुत सारे मोल्स होते हैं, वो एक बिनाइन ट्यूमर है। वो जनरली उसमें ग्रोथ बहुत धीरे होती है, वो ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है उनमें बहुत फास्टर ग्रोथ होती है। और एक बहुत स्पेशल, देखिए दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन मेन डिफरेंस है इनमें मेटास्टेसिस का। मेटास्टेसिस का मीनिंग है कि ट्यूमर, कि मान लीजिए आपके लिवर में ट्यूमर हुआ, अब वहां से जो ट्यूमर सेल हैं अगर वो ब्लड में आके दूसरे ऑर्गन में जाने लग जाएं, ये होता है मेटास्टेसिस। और ये फंक्शन, ये मेटास्टेसिस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके मलिग्नेंट ट्यूमर का। ठीक है, अब देखिए, अब कैंसर के देखिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब देखिए कैंसर के बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है फिजिकल। देखिए बहुत सारी जो रेडिएशन से आपके कैंसर का खतरा है, ये हमें याद रखना है। आयोनाइजिंग कौन सी है और नॉन आयोनाइजिंग कौन सी है। आपने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। गामा और एक्स स्टार्टिंग वाली क्या है आपकी, आयोनाइजिंग, और यूवी क्या है, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल हैं, कि जैसे कि टोबैको स्मोकिंग करते हैं तो लंग कैंसर होता है। बहुत सारे इस तरह के केमिकल आपको मिलेंगे, बेंजीन है जैसे। बहुत सारे वायरस हैं, जैसे एक वायरस का नाम मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ये किससे रिलेटेड है, आपके सर्वाइकल कैंसर से। तो अभी रिसेंटली HPV के अगेंस्ट में हमने वैक्सीन बनाई है। इसके अलावा हमारी सेल में ही बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में तो सेल का ऑन्कोजीनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर पेशेंट में कैंसर को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में कहाँ का कैंसर है। जैसे एक सबसे सिंपल तरीका है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी।
मान लीजिए कोई आदमी टोबैको च्यूइंग करता है, बहुत साल से कर रहा है, उसके माउथ में हो गया है ओरल कैंसर। अब हम क्या करेंगे, वहां से बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी में क्या करते हैं, वहां के थोड़े से टिश्यू को कट करते हैं, उसको कट करके स्टेन करते हैं, और स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये क्या है, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। इसके अलावा देखिए सीटी, एमआरआई, एमआरआई के आगे जो मैंने लिखा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये याद रखना है। वहां पे क्या चेंज करेगा क्वेश्चन में कि एमआरआई यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, नहीं नॉन आयोनाइजिंग। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आपको पता होगा, कीमो, रेडियो, सर्जरी, यही ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इंटरफेरॉन देते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, तो कैंसर से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज। इस टेबल से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। नंबर 1 पे आती है हेरोइन। तो कई लोग हेरोइन लेते हैं। हेरोइन क्या होती है, मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या होती है, हेरोइन बनती है। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक ओपियोइड है। पता नहीं पता मॉर्फिन, हॉस्पिटल में मॉर्फिन किस काम आती है। देखिए पेशेंट के अगर मान लीजिए बहुत सीवियर पेन है, बाकी मेडिकेशन से नहीं सही हो रहा है, तो हम क्या देते हैं पेशेंट को, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, एनाल्जेसिक है और सिडेटिव है। तो मॉर्फिन का ही एक सिंथेटिक कंपाउंड है हेरोइन, जिसको लोग ड्रग की तरह अब्यूज करते हैं। तो हेरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन किससे मिल रही है, देखिए प्लांट के लेटेक्स से। प्लांट क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, और ये सिडेटिव और एनाल्जेसिक ओपियोइड है। ओपियोइड क्या है, इसकी केमिकल फॉर्मूला की बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि ओपियोइड कैटेगरी की ड्रग है। वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन, ये तो ठीक है। कैनाबिनोइड्स, प्लांट का क्या नाम है, कैनबिस सटाइवा। उसका जो इनफ्लोरेसेंस है, उसके डिफरेंट पार्ट से हम डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, जैसे कि मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। ओके, चलिए ये कहाँ पे वर्क करेगा, आपके कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स पे जो ब्रेन में होंगे, और बेसिकली इसके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होते हैं। कोकेन, कोकेन किससे मिलेगा, इरिथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ का प्लांट है, साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, यानी वहां से हम इसको इंडिया में लेके आए हैं। ये है, ये क्या करता है, देखिए डोपामिन क्या है, जैसे ही आपने उठाया इंस्टाग्राम पे आप देखने लगे रील, तो आपकी बॉडी क्या सीक्रेट करेगी, डोपामिन, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये डोपामिन जो ट्रांसमिशन है उसको इंटरफियर करता है, और इससे क्या फीलिंग आएगी, यूफोरिया की, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि दुनिया में खुशी खुशी है। ये काम करती है कोकेन। लेकिन अगर ज्यादा लोगे तो क्या होगा, हेल्यूसिनेशंस, यानी जो चीजें है नहीं आपको दिखने लगेंगी, आपको भूत पिशाच दिखने लगेंगे, आपको आवाजें सुनने लगेंगी। ये होता है कोकेन के एक्सेस से। कुछ और प्लांट हैं जिनसे भी आपको हेल्यूसिनेशन हो सकता है, अट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा। तो चलिए पूरा हेल्थ एंड डिजीज हमने चैप्टर कंप्लीट किया, पढ़ते रहिए, गुड लक।